मैं एक कच्ची उम्र में ही माता पिता के साय से वंचित हो गई, मानो तकदीर ने मेरे सिर से आसमान ही छीन लिया हो। 17 वसंत देखे तो मेरे चाचा ने एक रिश्ता तय कराकर मुझे ससुराल की देहरी पर धकेल दिया। जिस परिवार में मेरी डोली उतरी, वहां पहले ही 7 नंदों का राज था, एक भारी भरकम बोझ जो मेरे नाजुक कंधों पर आ पड़ा। शादी की पहली भयावह रात, मेरे पति ने एक ऐसा फरमान सुनाया जिसने मेरे अस्तित्व को झकझोर दिया। अगर बेटी हुई तो उसी पल तुम्हें तलाक देकर आजाद कर दूंगा। ये शब्द नहीं थे, बल्कि मेरे आने वाले कल पर लटकती तलवार थी। और फिर वह मनहूस घड़ी आ पहुंची, जब मैं गर्भवती हुई और अल्ट्रासाउंड ने उस खौफनाक हकीकत का खुलासा किया। बेटी, इस अपराध के दंड में मेरे पति ने मुझे बेरहमी से पीटा और अपमान की गहरी खाई में धकेल कर घर से निकाल बाहर किया। मैं बेसहारा सड़कों पर ठोकरें खाती, अपने मासूम वजूद पर जुल्म की गहरी छाप लेकर दोषी पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने की तरफ भागी। मगर मेरी किस्मत को शायद कोई और ही खौफनाक खेल मंजूर था। थाने में मेरी फरियाद सुनने वाला एक पुलिस अफसर मुझे अपने घर, मेरा नाम आरूही है, और आज अगर मैं अपने अतीत पर नजर डालूं तो यह बात पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि मैं शायद दुनिया की सबसे बदनसीब लड्डच हूँ जो कभी पैदा हुई। मेरी बदकिस्मती सिर्फ यह नहीं थी कि मुझे मेरे माता पिता का प्यार नहीं मिल सका, बल्कि इससे भी बड़ी बदकिस्मती यह थी कि मुझे पहले भरपूर प्यार, ध्यान और एक पूरे घर का सुकून दे दिया गया, और फिर एक भयानक, दहला देने वाले झटके में वह सब एक ही पल में मुझसे छीन लिया गया। यह सिर्फ किस्मत का खेल नहीं था, यह तो सरासर अन्याय था। जाहिर तौर पर मैं अपने पिताजी और माताजी की इकलौती बेटी थी, मगर दरहकीकत मैं किस्मत की मारी थी। मेरी किस्मत की देवी सिर्फ उस छोटे से वक्त के लिए मेहरबान हुआ करती थी जब तक मेरे माँ बाप जिंदा थे। उनकी छत्र छाया में मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब राजकुमारी समझी जाती थी। चूंकि मैं उनकी अकेली औलाद थी, इसलिए उनकी सारी मोहब्बत, उनका पूरा ध्यान और उनकी हर ख्वाहिश की इकलौती हकदार भी मैं ही थी। मेरे पिताजी के एक छोटे भाई थे, हमारे चाचा जी, जिनका नाम सूर्य था। मेरे पिताजी और सूर्य चाचा के आपस में रिश्ते कभी कुछ खास नहीं रहे। उनकी शख्सियतों में जमीन आसमान का फर्क था, और मिजाज का यह टकराव उनके रिश्ते में हमेशा एक दरार बनाए रखता था। इसी वजह से हमारी मुलाकात सूर्य चाचा और उनके परिवार से सिर्फ साल में एक आध बार, खास मौकों जैसे दशहरा या दिवाली पर ही हो पाती थी। इन छोटी मुलाकातों में भी एक बेवजह का खिंचाव और बेतकल्लुफी की कमी महसूस होती थी। मेरे पिताजी एक छोटे से शहर के सरकारी स्कूल में क्लर्क थे, एक ईमानदार और उसूल पसंद इंसान, और मेरी माताजी एक मेहनती और किफायतशुमारी गृहिणी थीं। हम 3 लोगों का छोटा सा परिवार बहुत ही इज्जत और सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। हमारे पास बड्ढी दौलत नहीं थी, लेकिन प्यार और संतोष की कमी नहीं थी। दूसरी तरफ मेरे चाचा सूर्य एक बिल्कुल ही अलग इंसान थे। वह बहुत अमीर आदमी थे। विडंबना यह थी कि वह मेरे पिताजी से ज्यादा पढ़े लिखे थे। हालांकि पिताजी ने ही अपना पेट काटकर, अनगिनत कुर्बानियां देकर उन्हें उच्च शिक्षा दिलवाई थी। उन्होंने अपने छोटे भाई के लिए हर तरह की आराम को कुर्बान कर दिया था ताकि वह आगे बढ़ सके, मगर अफसोस, शिक्षा ने उन्हें शिष्टाचार और नैतिकता नहीं सिखाई। सूर्य चाचा ने जल्दी ही शॉर्टकट से अमीर बनने के लिए अपने एक करोड़पति क्लास फेलो की बेटी से शादी कर ली, और यूं वह रातों रात अमीर बन गए। दौलत की यह अचानक आमद उनके अंदर की सारी विनम्रता को निगल गई। अमीर होते ही उन्होंने अपना अकदीडीएच वाला और घमंडी रूप दिखाना शुरू किया, और मेरे पिताजी से हर तरह का संबंध एकदम खत्म कर लिया। मेरे पिताजी जो एक गैरतमंद इंसान थे, उन्होंने भी पलटकर कभी चाचा की तरफ नहीं देखा और न ही उनसे कोई उम्मीद रखी। लेकिन मेरी माताजी को हमेशा इस बात का दुख और गम खाया जाता था कि खून के रिश्ते जुदा न हों। उनकी कोशिशों से ही रिश्ते की डोर थोड़ी बहुत बची हुई थी। इसीलिए जो थोड़ा बहुत रिश्ता बाकी था, वह मेरी माताजी और मेरी चाची जी, यानी सूर्य चाचा की पत्नी अनीता चाची की वजह से था। अनीता चाची बहुत अमीर घराने की थीं, लेकिन साथ ही दिल की बहुत अच्छी, शरीफ और नेक भी थीं। उनके अंदर कभी भी दौलत का गुरूर या घमंड नहीं पाया गया। वह अपनी दौलत को एक जिम्मेदारी समझती थीं और उस पर इतराती नहीं थीं। उनकी इसी खूबी की वजह से वह मुझे काफी पसंद थीं। माताजी और अनीता चाची की भी अच्छी दोस्ती थी, और वह समय समय पर आपस में मिलती रहती थीं। सूर्य चाचा के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम वीर था और बेटी का नाम नेहा। मेरी भी दोनों से बहुत अच्छी दोस्ती थी। हम सब मिलकर एक साथ खेलते, शरारतें करते और बेफिक्री के उन दिनों में बहुत खुश होते थे। वीर अपने नर्म दिल और प्यारे मिजाज की वजह से मुझे बहुत पसंद था, जबकि नेहा थोड़ी लाडली और घुरूर वाली तबीयत की थी। जिंदगी अपनी धुन में एक शांत रफ्तार से अच्छी भली गुजर रही थी कि अचानक मेरी किस्मत ने एक ऐसा भयानक पलटा खाया कि मैं तबाह और बर्बाद होकर रह गई। एक भीषण सड़क हादसे में मेरे माँ बाप, मेरी दुनिया के स्तंभ, दोनों एक साथ इस दुनिया से चले गए।
यह मेरे लिए ऐसा हादसा था जैसे अचानक से दुनिया ही अंधेरी हो गई हो और मेरे सर के ऊपर से आसमान का साया हमेशा के लिए हट चुका हो। मुझे यूं लगने लगा जैसे मैं एक तेज धूप में झुलस रही हूं, अकेली और बेसहारा। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, सिर्फ 10 साल की बच्ची, जब मैं अनाथ और बेसहारा हो गई। मेरे बचपन की मासूमियत एक ही दिन में छिन गई और जिंदगी की सच्चाई मेरे सामने एक डरावने राक्षस बनकर खड़ी हो गई। माँ बाप की अंतिम संस्कार की रस्में पूरी हुईं और फिर सबसे बड़ा और तकलीफदेह सवाल उठा कि अब मैं कहाँ जाऊंगी। मेरी माताजी ने अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ पिताजी से शादी की थी, इसीलिए मेरा नानीहाल भी मुझे कबूल करने को तैयार नहीं था। वह इस रिश्ते के खिलाफ थे और मुझे उसकी निशानी समझते थे। और सूर्य चाचा के अलावा मेरा कोई भी करीब का रिश्तेदार नहीं था जो मुझे सहारा दे सकता। मैं एक लटकी हुई तलवार की तरह सबकी नजरों में बोझ बन चुकी थी। आखिरकार अनीता चाची ने इंसानियत का प्रदर्शन किया। उनका दिल दयालु था और वह मेरी हालत देखकर तड़प उठी और उन्होंने मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वह जानती थीं कि इस बच्ची का कोई सहारा नहीं है। सूर्य चाचा, जो एक स्वार्थी इंसान थे, मुझे साथ ले जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि वह चाहते थे कि मुझे अनाथालय भेज दिया जाए, क्योंकि वह अपने अमीर घर को अनाथालय नहीं बनाना चाहते थे। उनके लिए यह एक स्टेटस का मसला था। एक गरीब भतीजी उनके रसूख के लायक नहीं थी। लेकिन अनीता चाची ने जिद पकड़ डाली कि वह मुझे अपने साथ लेकर जाएंगी। यूं सूर्य चाचा को अपनी नेक दिल पत्नी के आगे हार माननी पड़ी, क्योंकि वह अपनी पत्नी के सामने हमेशा ही दब जाते थे। और यूं मैं एक अनाथ और बेसहारा लड़की अपने चाचा के कंधों पर एक बोझ बनकर उनके आलीशान और शानदार घर आ गई। मेरे दिल में एक तरफ डर था तो दूसरी तरफ अनीता चाची की मोहब्बत का सहारा। चाची का बर्ताव मेरे साथ बेहद प्यार भरा और मां जैसा था। उन्होंने मुझे हर मुमकिन हिफाजत और प्यार देने की कोशिश की, लेकिन चाचा सूर्य हर वक्त मेरी बेइज्जती करते रहते थे। वह मुझे देखकर मुंह बनाते, ताने देते और हर बात में मेरी गरीबी और यतीमी का एहसास दिलाते थे। मैंने इस छोटी सी उम्र में ही सूर्य चाचा जैसे पढ़े लिखे और संस्कारी कहे जाने वाले शख्स की जुबान से अपने लिए गालियों का तूफान निकलते देखा। मैं अपने माँ बाप की बातूनी और शरारती बेटी थी, मगर यहाँ आकर एकदम से चुपचाप और खामोश हो गई। मुझे ऐसा लहजा और ऐसा बर्ताव सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। मेरे माँ बाप ने तो मुझे राजकुमारियों की तरह पाला था, कभी फूलों की छड्डी से भी नहीं छुआ था। मगर माँ बाप के साए के बाद मैं जैसे नर्क के लिए तैयार हो रही थी, जहाँ हर तरफ नफरत और सख्ती थी। अनीता चाची मेरा बहुत ख्याल रखती थीं, हर मुमकिन कोशिश करती थीं कि मुझे कोई तकलीफ ना हो, और सूर्य चाचा को भी समझाती रहती थीं कि वह एक अनाथ बच्चे पर दया करे। लेकिन कम ज़र्फ लोग कहाँ समझते हैं। मेरे पिताजी ने कैसे अपने बच्चों की तरह चाचा को पाला और पहले चाचा का घर बसाकर फिर अपने बारे में सोचा। लेकिन सूर्य चाचा न तो अपने स्वर्गीय भाई की कुर्बानियों को याद रख पा रहे थे और न ही अपनी अनाथ भतीजी का ख्याल। उनके नज़दीक धर्म, ईमान, रिश्तेदारी सब कुछ पैसा हो चुका था। वह दौलत की लालच में इंसानियत और सारे रिश्ते भूल जाने को तैयार थे। अनीता चाची बहुत अच्छी औरत थीं और उनकी यह बदकिस्मती थी कि उन्हें सूर्य चाचा जैसे शख्स से मोहब्बत हो गई, मगर अब वह अपनी इस बदकिस्मती के साथ ही संतुष्ट थीं। उन्होंने सूर्य चाचा की फितरत को बदलने की बजाय खुद को उनके साथ जीने के लिए तैयार कर लिया था। सूर्य हाउस में आने के कुछ ही अरसे बाद 2 टीमें बन चुकी थीं। घर में एक साफ बंटवारा पैदा हो गया था। एक टीम थी चाचा सूर्य और उनकी लाडली बेटी नेहा की, जिनकी हर किस्म की नफरत और हकारत का निशाना सिर्फ और सिर्फ मैं थी। इन दोनों को मेरी मौजूदगी एक आंख नहीं भाती थी। और दूसरी टीम थी अनीता चाची और उनके बेटे वीर की, जो दोनों ही मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। इन दोनों की मोहब्बत मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करती थी। चाचा सूर्य का बेटा वीर मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ा था, इसीलिए हमारी शुरू से बहुत अच्छी दोस्ती थी। मेरे माता पिता के देहांत के बाद जब मैं सूर्य चाचा के घर आई थी, तो अनीता चाची के बाद मेरा सबसे ज्यादा ख्याल वीर ही रखा करता था। वह हर वक्त मेरी हिम्मत बंधाता, मुझे चुप करवाता और मेरे लिए अपने पिता के गुस्से का निशाना भी बन जाता था। अनीता चाची ने मुझे वीर वाले ही महंगे प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवा दिया। ये एक बहुत बद्दा कदम था। इस पर भी सूर्य चाचा ने खूब हंगामा किया था कि एक अनाथ और गरीब लड़की को इतने महंगे स्कूल में डालने की क्या जरूरत है, इसे किसी सरकारी स्कूल में भेज दो जहां खर्चा कम हो। सूर्य चाचा को ज्यादा से ज्यादा दौलत की लालच और कंजूसी खाई जा रही थी। वह मेरे ऊपर एक पैसा भी खर्च करना नहीं चाहते थे। सूर्य चाचा की दूसरी औलाद, उनकी लाडली बेटी नेहा, बिल्कुल उनकी कार्बन कॉपी थी। वही गुस्सा, वही अकड़ और हर एक से बेवजह की दुश्मनी उसके स्वभाव का एक खास हिस्सा था। बचपन में मेरी उसके साथ अच्छी बनती थी, लेकिन फिर वह बड्डी होने लगी और सूर्य चाचा से उसकी ज्यादा बनने लगी
और मेरे खिलाफ वो अपने बाप की फितरत अपना चुकी थी। मैं अगर सूर्य चाचा को पसंद नहीं करती थी तो भला उनकी लाडली और नखरे वाली बेटी कैसे मुझे पसंद कर सकती थी? अपने बाप की तरह वह भी मुझसे हर वक्त बेवजह की दुश्मनी निभाती फिरती। वह मुझे नौकरों की तरह हुक्म देती और मेरे खिलाफ हर वक्त साजिशें करती रहती थी। मैं जैसे जैसे बड्ढी हो रही थी, चाची मुझे सब्र और सहनशीलता सिखाती रहीं। वह समझाती रहीं कि मैं सूर्य चाचा की बातों को दिल पर न लिया करूं और उन्हें माफ कर दूं। और मुझे भी आज वक्त के साथ सूर्य चाचा के इस रूखे और जहरीले बर्ताव की आदत हो गई। और फिर मैं वाकई में ही उनकी बातों पर न ही अपना दिल जलाती और न ही सारी सारी रात बैठकर आंसू बहाया करती थी। मैंने खुद को एक मजबूत कवच में बंद कर लिया था। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी, अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर केंद्रित किए हुए थी। मेरा मकसद अब बद्धा था। एक दिन मैं सूर्य चाचा को अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखा सकूं, उनको बता सकूं कि उनकी किसी भी बात और तंज ने मेरी सेहत पर जरा भी असर नहीं डाला, बल्कि मुझे और मजबूत बनाया है। मैं दिन रात मेहनत करती और शिद्दत से उस वक्त की इंतजार थी कि जब सारा जमाना मेरा होगा, जब सब कुछ मेरे हाथ में होगा। दूसरे मायनों में मैं अपनी माँ के सिखाए गए सभी सब्र और रहमदिली के सबको भूलकर सूर्य चाचा को नीचा दिखाना चाहती थी। मैं कामयाब होकर उनका दिल जलाना चाहती थी। शिक्षा मेरे इंतकाम का हथियार बन चुकी थी। इंसान सोचता तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर होता कुछ ऐसा है जो कि इंसान के वहम और गुमान में भी नहीं होता। इंसान की सोच में कुछ और होता है और किस्मत में कुछ और फिर जिंदगी में लगातार पे दर पे ऐसे मौत आए कि मेरे सारे सपने बिखर कर रह गए, मेरे सारे ख्यालात अधूरे रह गए। मुझे लगने लगा था कि मैं एक बार फिर से दुनिया में अकेली हो गई हूँ। मेरे साथ यही हो रहा था कि जो शख्स भी मुझे अच्छा लगता था, मेरे दिल के करीब होता था, वह मुझसे दूर हो जाया करता था। हर वह शख्स जो मेरी जिंदगी में कीमती था, वह मुझसे खो गया था। मेरे भाग्य काले थे कि मुझे रिश्ते रास नहीं आते थे, जैसे मुझ पर किसी की बद्दुआ लगी हो। मेरी माँ जैसी अनीता चाची भी मुझे छोड़कर चली गईं। उनकी तबीयत अचानक से खराब हुई थी और फिर अचानक ही उनके गुर्दे फेल हो गए। बीमारी ने उन्हें अचानक ही दबोच लिया और इससे पहले कि पूरा इलाज होता, वह दुनिया से ही चली गईं। यह सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। कुछ दिन पहले तक वह बिल्कुल ठीक थीं, हंसती बोलती थीं, और फिर अचानक ही वह हमें रोता छोड़कर चली गईं। सूर्य हाउस से मोहब्बत और शफकत का आखिरी सहारा भी छिन गया। अनीता चाची सूर्य हाउस की बुनियाद थीं, इस घर में सुकून और संतुलन का अकेला जरिया। उनके जाने के बाद मैंने पहली बार सूर्य चाचा को बच्चों की तरह रोते हुए देखा था। तो मतलब वह कठोर नजर आने वाला इंसान भी मोहब्बत करता था। उसे अपनी पत्नी के जाने से फर्क पड़ देता था, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क तो मुझे पड़ देता था। वह मेरी ढाल थी। उनके बाद तो मैं एक बार फिर कड़ी डिडी अचकती धूप में बेसाए आकर खड्डीढी हो गई थी। मुझे लगा जैसे मेरी सांसें ही रुक जाएंगी। सूर्य चाचा कुछ दिन बाद संभले तो उनकी नफरत और गुस्सा कई गुना ज्यादा भरकर वापस आया और वह फिर से मुझे खा जाने वाली नजरों से देखने लगे। और नेहा भी हर वक्त मुझसे लड़ने झगड़ने लगी। इन दोनों बाप बेटी को रोकने वाली जो थी, वह जा चुकी थी। ऐसे में सिर्फ वीर ही था जो खुद गम में डूबा था, लेकिन मेरा ख्याल और ध्यान रखने की हर मुमकिन कोशिश करता था। वह मेरा अकेला साथी और हमदर्द रह गया था। मुझे सूर्य हाउस में अनीता चाची लेकर आई थीं, सो उनके जाने के बाद मैं जानती थी कि सूर्य चाचा मुझे निकालने का इरादा बना लेंगे। मैं डरी हुई थी, लेकिन अनीता चाची जाते जाते एक बड़ी जिम्मेदारी वीर को सौंप गई थीं। उन्होंने मरने से पहले वीर को बुलाया और मेरी जिम्मेदारी का वादा लिया, और फिर वीर ने चाची की तरह मुझे घर से निकलने नहीं दिया। बावजूद इसके कि सूर्य चाचा ने मुझे जबरदस्ती अनाथालय भेजने की काफी कोशिशें की, वीर मेरे और अपने पिता के दरमियान एक मजबूत दीवार बनकर खड्डा हो गया था। थोड़ा और वक्त गुजरा और मैंने 10वीं पास कर लिया। वीर अब कॉलेज जाया करता था। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसके वाले ही महंगे और मशहूर कॉलेज में दाखिला लूं, और फिर उसके कहने पर मैंने वह कॉलेज ज्वाइन कर लिया। हमारी शिक्षा का सफर एक बार फिर साथ शुरू हुआ। वीर और मेरी दोस्ती वक्त के साथ गहरी होती जा रही थी। हम एक दूसरे पर भरोसा करते थे और एक दूसरे की परवाह करते थे, और फिर हम दोनों को जल्दी ही महसूस होने लगा कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल चुकी थी। अनीता चाची भी अक्सर यही कहा करती थीं कि वह मुझे अपनी बहू बनाएंगी। कुछ अनीता चाची की इन बातों का भी असर था कि वीर मुझे सिर्फ मेरा लगने लगा और वीर को मैं सिर्फ उसकी लगती थी। हम दोनों छोटे थे, इसलिए तय हुआ कि फिलहाल हम ऐसी कोई बात नहीं करते और अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद बाकायदा शादी कर लेंगे। हमारे दिलों में एक नया सपना पनप रहा था, लेकिन जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम योजना करते हैं, वैसे कुछ भी नहीं होता। हमारे इरादे और वादे अक्सर ही हमारी किस्मत के लिखे से अलग होते हैं और फिर सब अधूरे रह जाते हैं। सूर्य चाचा आहिस्ता आहिस्ता समझ गए थे कि मेरी रिहाइश उनके घर में हमेशा के लिए होने वाली है। न जाने कैसे,
लेकिन वह हम दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए पसंदगी की चमक को जान गए थे और उनका कुतई मुझे अपनी बहू बनाने का कोई इरादा नहीं था। उन्हें यह रिश्ता अपनी दौलत और मेयार के खिलाफ लगता था। वह मुझसे इतनी नफरत क्यों करते थे? मैं तो उनके सगे भाई की ही बेटी थी, लेकिन असल वजह तो सिर्फ और सिर्फ पैसा थी। वह वीर की शादी जब भी करते अनीता चाची जैसी एक और अमीर लड़की से करवाना चाहते थे, जो विदाई होकर आए तो दहेज का ढेर कदमों में लगा दे। उनके लिए मेरी हैसियत एक गरीब और बेसहारा बोझ के अलावा कुछ नहीं थी। सूर्य चाचा चालाक इंसान थे। वह हालात को अपने काबू में रखना जानते थे। जब आने वाला खतरा भांप गए तो फौरन से एहतियाती कूदम उठाने लगे। उन दिनों वीर के 12वीं के इम्तिहान हो रहे थे। इम्तिहानों के फौरन बाद सूर्य चाचा ने फैसला किया कि वीर अपनी आगे की पढ़ाई कनाडा से करेगा। वह जाहिर तौर पर वीर का भविष्य रोशन करना चाहते थे, लेकिन दरहकीकत वह मुझे और वीर को एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर रखना चाहते थे ताकि उनका मंसूबा कामयाब हो। लेकिन वीर ने जाने से साफ इनकार कर दिया। वह एक भावनात्मक और संवेदनशील लड़का था। वह जानता था कि उसके जाने के बाद उसके घर में मेरे साथ क्या सुलूक हो सकता है, इसीलिए उसने जाने से खाती से इनकार कर दिया। सूर्य चाचा ने उसे कायल करने की हर मुमकिन कोशिश की, डांटा, धमकाया, भावनात्मक ब्लैकमेल किया, लेकिन वह न माना। मैंने भी उससे बहुत कहा था कि वह चला जाए और अपना भविष्य खराब न करे, लेकिन वह अपनी बात पर अड्डा रहा कि वह अपने मुल्क में ही, अपने शहर की यूनिवर्सिटी में ही दाखिला लेगा। वीर ने मेरी मोहब्बत की खातिर अपने पिता से खुली बगावत कर दी थी। यूं कुछ दिन के लिए सूर्य हाउस में खामोशी छा गई, और यह वह खामोशी थी जो हमेशा तूफान से पहले होती है। सूर्य चाचा एक भयानक मंसूबे पर काम कर रहे थे, मगर इसके बाद फिर कुछ अजीब सा हुआ। मेरे साथ हर बार ही कुछ न कुछ ऐसा होता जो कभी वहमो गुमान में भी न होता। तो इस बार भी कुछ यूं हुआ था कि अचानक से सूर्य चाचा की तबीयत बहुत खराब रहने लगी, और उनकी तबीयत क्या खराब हुई कि उनकी फितरत ही बदल गई। एकदम से वह सख्त मिजाज और कठोर शख़्स से एक नर्म और खुश अखलाक इंसान बन गए। उनके चेहरे पर जहां पहले कठोरता और नफरत रहती थी, उसकी जगह एक प्यार भरी मुस्कान आने लगी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने न सिर्फ शर्मिंदगी का इजहार करके मुझसे अपने बर्ताव की माफ़ी मांगी, बल्कि मुझे कबूल भी कर लिया था। वह मेरे सर पर हाथ फेरते, मेरे लिए चीज़ें लाते और मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखने लगे। जिंदगी एकदम से खूबसूरत सी हो गई। सूर्य चाचा में मुझे अपने पिताजी नजर आने लगे, और मैं हर वक्त उनकी सेवा में लगी रहती ताकि वह जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाए। मैं उनके लिए दवा लाती, खाना बनाती और उनका खास ख्याल रखती। उन दिनों मेरी दोस्ती वीर से ज्यादा सूर्य चाचा से हो गई। मैं उनकी साजिश को समझ ही न पाई। सूर्य हाउस एकदम से ही सुकून का घर बन गया, लेकिन हमेशा की तरह सुकून भरी नदी में पत्थर जरूर पड़ दहना था। मेरी किस्मत का लिखा फिर से मेरे सामने आ गया। हुआ यूं कि नेहा के स्कूल के दोस्तों का एक पूरा ग्रुप सैर सपाटे के लिए निकल गया। घूमते फिरते वह दूर कहीं जंगलों में गए, जहां नेहा को चोट आ गई और उसने वह बात छिपाई। उसके ग्रुप ने बड़ी मुश्किल से हमसे संपर्क किया और नेहा की हालत बताई। सूर्य चाचा की तो नेहा की चोट का सुनते ही तबीयत बिगड़ गई। वह रोना पीटना करने लगे। वीर फौरन से जल्दीबाजी में नेहा को लेने निकल गया। उसे पिता का गम और बहन की तकलीफ बेचैन कर रही थी। और फिर वीर के जाते ही मुझ पर कयामत टूट पड़ी। एकदम से हवाओं ने रुख बदला और कई चेहरों पर लगे झूठे नकाब उड़कर दूर जा गिरे और असली चेहरे साफ होने लगे। सूर्य चाचा की बीमारी महज एक कच्ची साजिश और झूठा रूप था। जिस दिन वीर गया, उसी शाम सूर्य हाउस में कुछ मेहमान आए। मैंने हैरानी से देखा कि सूर्य चाचा भी एकदम हट्टे कट्टे हो गए थे, जैसे उन्हें कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। मैंने ही मेहमानों को चाय वगैरह पेश की, और फिर पता चला कि वह मेहमान मेरे रिश्ते के लिए आए हैं, और सूर्य चाचा ने फौरन से पहले हाँ कर दी। उन्होंने मुझे किसी भी किस्म की सफाई या मेरी राय पूछने की जहमत नहीं की। मैंने सूर्य चाचा को बहुत कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, अभी मेरी पढ़ाई बाकी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात तक नहीं सुनी और अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। उनकी आंखों में दोबारा वही नफरत और हकारत थी। वह सब जो इतने दिन से चल रहा था, वह महज एक दिखावा था, एक धोखाधड़ी, ताकि सूर्य चाचा अपना वार आसानी से कर सकें और वीर को धोखा दे सकें। और उन्होंने कर भी लिया। मेरा वीर से संपर्क नहीं हो पा रहा था। उसका फोन बंद था, या वह ऐसी जगह था जहां सिग्नल नहीं था। मैं बहुत परेशान और घबराई हुई थी। मैंने अपने बचाव की हर मुमकिन कोशिश की। चाची के कमरे में जाकर छिपी, रोकर मिन्नतें की, लेकिन मेरी किस्मत इस बार भी खराब ही निकली थी।
अगले ही दिन बिना किसी देर के सूर्य चाचा ने मेरा विवाह अनमोल नामी शख्स के साथ पढ़ा दिया और मुझे विदाई कर दिया। मैं एक कैदी की तरह बेबस थी। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ और सिर्फ 17 बरस की थी, लेकिन फिर भी सूर्य चाचा को मुझ पर जरा भी रहम नहीं आया। और खुदा जाने मेरे पीछे वह वीर को कौन सी झूठी कहानी सुनाने वाले थे ताकि वह हमेशा के लिए मुझे भूल जाए। मेरी जिंदगी एक बार फिर तबाह हो चुकी थी। मेरा सारा ससुराल दूसरे शहर में रहता था, तो मुझे अपना शहर छोड़ जाकर अनमोल के साथ आना पड़ा। यह मेरे लिए एक अजनबी माहौल था। अनमोल की कुल 7 बहनें थीं, यानी मेरी 7 ननदें, और अनमोल अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। अनमोल के माँ बाप ने भी सिर्फ और सिर्फ बेटियां ही पैदा कर रखी थीं, तो अब मजीद कोई नई बेटी वह अपने घर में कतई नहीं चाहते थे। बेटे की ख्वाहिश उन पर सवार थी। अनमोल ने शादी की पहली रात मुझे सख्ती से बता दिया था कि हमारी औलाद बेटी नहीं होनी चाहिए, वरना वह मुझे तलाक देकर घर से निकाल देगा। उसका लहजा सर्द और अमानवीय था। मैं उसकी बात पर हैरानी से उसकी मूर्ति बनी। कितनी ही देर सोचती रही कि क्या यह मेरे बस में है कि मैं बेटा पैदा करना चाहूं तो फिर सिर्फ बेटा ही पैदा करूं। यह तो ईश्वर के काम है। फिर यह अज्ञानी लोग ईश्वर के काम में ऐसे नुक्स निकालकर अपनी मर्जी क्यों जताते हैं। मैं भी तो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, और थी भी बेटी, लेकिन मेरे माँ बाप ने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की थी। तो फिर यह लोग कौन से अज्ञानी हैं? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जो औरत को सिर्फ बेटा पैदा करने की मशीन समझते हैं? मेरे ससुराल को हर कीमत पर बेटा ही चाहिए था, और इसकी ख्वाहिश पूरी न होने की सूरत में मुझे बेहद ज्यादा तकलीफ भी दी जाती थी। माँ बाप के बाद अनीता चाची ने मेरे साथ बहुत नाज नखरे उठाए। सूर्य चाचा चाहे मुझे पसंद नहीं करते थे, लेकिन मैंने घर के कामकाज कभी भी नहीं किए थे, और यहाँ मुझसे दिन भर नौकरों की तरह काम करवाकर शाम को टोकरियां भर भर कर बेइज्जती भी दी जाती थी। मैं वहाँ एक तरह की गुलाम बन चुकी थी। मैं थोड़े ही दिनों में जिंदगी से बहुत तंग आ गई थी, लेकिन छुटकारे की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। इस घर में सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी नंदों को भी बहुत हद तक तकलीफ दी जाती, क्योंकि वहाँ के अज्ञानी मर्दों के नज़दीक हमारा औरत पैदा होना हमारा कसूर समझा जाता था, और अपना मर्द पैदा होना अपना कारनामा। एक पैर की जूती से ज्यादा इस घर में औरत की कोई अहमियत नहीं थी। मैं अजीब, अज्ञानी और गंवार लोगों में फंस गई थी, जहां शिक्षा और सभ्यता का नामो निशान नहीं था। और एक दिन आखिरकार मैं उम्मीद से हो गई। यह खबर घर के लिए एक बहुत बड़ी खुशी बनकर आई। घर के मर्द बहुत खुश हुए कि एक और मर्द का इजाफा होगा। मेरे पति अनमोल ने खबर सुनाने के बाद एक बार फिर से मुझे सख्ती से याद करवाया कि सिर्फ बेटा पैदा होना चाहिए। बेटी पैदा होने की सूरत में मेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं वाकई में बहुत घबरा गई थी। अगर वाकई लड्ढौनकी पैदा हो गई तो यह सोचकर ही मेरा आधा खून जलने लगता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी कोख से सिर्फ लड्ढौन का ही जन्म ले, लेकिन मुझे कोई हल, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मेरी नंदें, मेरी सास और बाकी दूसरी सारी औरतें मुझे दिन भर रंग बिरंगे टोटके करवाती रहतीं, जिनसे लौड़कियां पैदा न हो सकें। मैं खुद भी सारे दिन ईश्वर से प्रार्थनाएं मांगती रहती थी कि ईश्वर मुझे सिर्फ और सिर्फ लौड़ का दे, वरना मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गर्भ के दौरान मेरे ससुराल वालों ने मेरा बहुत ख्याल रखा, यूं कि मुझे हथेली का छाला बनाकर रखा। सबको लड़चके की शिद्दत से उम्मीद थी। मेरी सास ने मुझसे घर के कामकाज करवाना बंद कर दिए, और मेरा पति भी मुझ पर गुस्सा नहीं करता था। मेरी जिंदगी एकदम से बहुत शांत हो गई थी, लेकिन हमेशा की तरह सुकून मुझे इस बार भी कुछ खास रास न आया। प्रभु का नाम ले लेकर मेरी प्रेगनेंसी को 3 माह गुजरे, और ये 3 माह मेरे पति ने गिन गिन कर गुजारे थे। लिहाजा वह 3 माह के बाद जानना चाहता था कि उसका बेटा होगा या बेटी। अनमोल समेत सब घर वाले 100% यकीन कर रहे थे कि लड़का ही आएगा, लेकिन फिर सबकी उम्मीदों के चांद को ग्रहण लग चुका, क्योंकि मेरी ही किस्मत में ग्रहण था। अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें साफ साफ बता दिया गया कि नया आने वाला मेहमान लड्डीएच का नहीं, लड्डीएच की है, और यह खबर आने की देर थी कि तूफान बरपा हो गया। मेरे पति अनमोल ने जब सुना तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। वह बेकाबू हो गया और मार मार कर मुझे अधमरा कर दिया। मैं बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। मेरा पूरा जिस्म दर्द से फट रहा था। मेरे पति ने पहले तो मुझे खूब मारा, और फिर मुझे जख्मी हालत में ही घर से निकाल दिया। मेरी प्रेगनेंसी को 3रा महीना था, और ऐसी हालत में हिंसा ने मेरी सारी ताकत खत्म कर दी।
मैं अनमोल के घर के आगे ही बैठकर दर्द से चीखने लगी। पडडी होसन ने हमदर्दी दिखाते हुए मुझे सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया, जहां मेरे जख्मों को तो आराम मिल गया, लेकिन मेरी आत्मा पर बहुत गहरा जख्म लग चुका था, क्योंकि मेरी कोख उजड़ चुकी थी। मेरी बेटी मेरी दुनिया में आने से पहले मर चुकी थी। उसका कातिल उसका अपना ही बाप था। मैं एक नई तबाही की शिकार हो चुकी थी। मुझे अनमोल पर इतना गुस्सा था कि अगर वह मेरे सामने होता तो मैं उसका खून पी जाती। मेरे अंदर बदले की आग भड़क उठी थी। मैंने ठान लिया कि मैं अनमोल को हर कीमत पर सजा दिलवा कर रहूंगी। तो मैं अस्पताल से फारिग होते ही सीधे पुलिस स्टेशन गई और वहां मैंने अनमोल और उसके पूरे परिवार के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। मैंने सभी हिंसा की कहानियां बयान की। इंस्पेक्टर साहब ने मेरे साथ बेहद हमदर्दी का रवैया अपनाया और मुझसे वादा किया कि वह मुझे इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। उनका मेहरबान चेहरा मुझे भरोसेमंद लगा। मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, तो इंस्पेक्टर साहब मुझे अपनी बहन कहकर अपने घर ले गए और मुझे भी उन पर एतबार भरोसा आ गया। मैं दिल ही दिल में ईश्वर का शुक्र अदा करती उनके साथ उनके घर आ गई। लेकिन जब रात का 1 बजा तो मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। मुझे बाहर किसी की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने उठकर दरवाजे के सुराख से बाहर झांका तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि वह इंस्पेक्टर और मेरा पति अनमोल आमने सामने बैठे थे। वह आपस में गहरी बातचीत कर रहे थे। मैंने जरा सा दरवाजा खोलकर उनकी बातें सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इंस्पेक्टर मेरे पति से कह रहा था कि तुम्हारी पत्नी के पास सभी सबूत हैं जो तुम्हें फंसा सकते हैं और ऐसे में सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मोटी रकम लगेगी। यह एक खुला सौदा था। अनमोल ने यह सब सुनकर एक भारी बैग उसके आगे फेंका और कहा, रकम मोटी है, लेकिन मुझे बदले में साथ मेरी पत्नी भी चाहिए। इसने घर से भागकर मेरी इज्जत खराब की है, मैं इसे भी देखूंगा। इन दोनों की बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और फौरन अपनी चादर संभालकर खिड़की के रास्ते चुपचाप कर बमुश्किल घर से बाहर निकली थी। आधी रात हो रही थी और मैं सुनसान सड़क पर भागे जा रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन मुझे अपनी जान और इज्जत बचानी थी, सो भागती रही। भागते भागते मेरा पांव मुद्दा और मैं मुंह के बल सड़क पर गिरी थी। सड़क पर कोई पत्थर था जिस पर मेरा सर लगा और फिर मैं होश और हवास की दुनिया से बेगानी हो गई थी। मेरी किस्मत का काला भाग्य अभी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। दोबारा मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के कमरे में पाया था। पास खड़ी ही नर्स से पता चला कि मैं उनकी टीम को बेहोशी की हालत में मिली थी, तो वह मुझे अस्पताल ले आए। शाम को मुझे छुट्टी दे दिया गया, लेकिन एक बार फिर यही सोच आ गई कि मैं जाऊंगी कहाँ। अब तो शहर में भी कोई सुरक्षित जगह नहीं थी और तब एक नर्स ने मुझे नारी आश्रम जाने का मशवरा दिया, जहाँ बेसहारा महिलाओं को पनाह मिलती है। यह आखिरी हल भी यही था। मैं अस्पताल से निकलकर सीधे नारी आश्रम जा पहुंची और फिर मेरी स्थायी रिहाइश वही की हो गई थी। मुझे वहां सुरक्षा मिल गई, लेकिन सुकून नहीं। मैं आश्रम में बैठी हर रोज अपने उन रिश्तों को याद करती रहती थी जो मुझसे खो चुके थे और मेरी जिंदगी में अब सिर्फ रोना ही रह गया था। यूं ही रोते रोते कई बरस बीत गए। मैंने अपनी शिक्षा, अपने सपने, सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। मेरे दिन रात ऐसे गुजर रहे थे जब एक दिन फिर से मेरे साथ कुछ अजीब सा हुआ। कई बरसों के बाद मेरा अतीत फिर से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मैं स्थिर सी रह गई। हुआ कुछ यूं कि नारी आश्रम को फंड देने के लिए एक बड़ा व्यवसायी आ रहा था और उसके लिए एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया था। सब तैयारियों में लगे हुए थे और फिर जिस दिन वह व्यवसायी आया तो उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वह व्यवसायी कोई और नहीं बल्कि वीर था, मेरा बचपन का दोस्त, मेरी मोहब्बत वीर। और मुझे देखकर वह भी हैरान और स्तब्ध हो गया था। वक्त का पहिया घूमकर वहीं आ रुका था जहां हम जुदा हुए थे। जब समारोह खत्म हुआ तो हम दोनों की विस्तृत मुलाकात हुई और मुझे पता चला कि सूर्य चाचा भी 1 साल पहले इस दुनिया में नहीं रहे और नेहा एक हादसे में विकलांग हो चुकी है। मेरी शादी करवाने के बाद सूर्य चाचा ने वीर को बताया था कि मैं किसी के साथ भाग गई हूँ और इसीलिए वीर ने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन सूर्य चाचा के निधन के बाद नेहा ने जब सारा सच उसे बताया तो वह मुझसे बेहद शर्मिंदा हुआ और मुझे ढूंढने लग गया और आज मैं उसे मिल चुकी थी। उसने मुझे बताया कि वह मुझे तलाश करने के लिए ही यहाँ फंड देने आया था। वह मुझे अपने साथ ले गया। अनमोल से बाकायदा कानूनी कार्रवाई के जरिए तलाक दिलवाने के बाद उसने मुझसे शादी कर ली और शादी के 1 बरस के बाद हमारे यहाँ एक खूबसूरत बेटी ने जन्म लिया। मेरी जिंदगी शांत हो चुकी थी और हम दोनों बहुत खुश थे। मैं आज भी बदनसीब थी, लेकिन वीर की मोहब्बत ने मेरी किस्मत बदल दी थी और उसने मेरे सारे जख्मों पर मरहम लगा दिया था। मुझे मेरा असली घर और मेरी खोई हुई मोहब्बत वापस मिल चुकी थी।